हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्री राम कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं हूं राम कुमार रघुवंशी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट इसके कुछ टॉपिक्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो आपने वैसे भी पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे अपन इसमें। हमें क्विक रिवीजन करना है, कम टाइम में पूरा एसिड कवर करना है। देखो, वैसे एसिड बेस सॉल्ट तीनों टॉपिक्स हैं, बट मैं आपको इस लेक्चर में सिर्फ एसिड के बारे में बताऊंगा। जितना भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है हम इसको समझेंगे। और एसिड समझाने से पहले इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या है, कौन कौन से टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, फिर एसिड की प्रॉपर्टीज को समझेंगे अपन। चलिए ठीक है, तो फिर इस लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले आपको करना है क्या काम? इस चैनल को करें आप सब्सक्राइब, तो श्री राम कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ये हमारा क्लास 10th सेशन 2023-24 24-25 सॉरी 24-25 का ये बैच है। तो एक स्टूडेंट्स हैं और यहाँ हम इनको एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा रहे हैं, तो एसिड कंप्लीट हो गया है। तो मैंने सोचा कि इन बच्चों के लिए एक रिवीजन का वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चे घर पे रिवाइज कर सकें। ओके, और ये उसी बैच का दूसरा फोटो है। ओके, बड़े अच्छे बच्चे लग रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं भैया। एसिड बेस सॉल्ट क्या होते हैं? जो कंपाउंड्स होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमने इनको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है एसिड बेस और सॉल्ट में। वन बाई वन डिस्कस करेंगे, बट कैसे पता करोगे कौन एसिड है कौन बेस है भैया? एसिड बेस को पहचाने कैसे? पहचानने के लिए हम यूज कर लेंगे इंडिकेटर। क्या होता है इंडिकेटर? कुछ नहीं भाई, एक डाई होती है और जिसका एसिड बेस को पता करने के लिए कौन एसिड है कौन बेस है, हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं अभी समझ लेते हैं। इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं भैया, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर में कई टाइप्स मिलेंगे, बट हम जनरली जो यूज करते हैं वो कौन से हैं? लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन इंडिकेटर। तो वन बाई वन इनके बारे में समझेंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा है उनके बारे में बात करेंगे। लिटमस इंडिकेटर की बात कर लेते हैं भैया। लिटमस इंडिकेटर आपको दो तरीके से मिल जाता है, या तो लिटमस पेपर के फॉर्म में या फिर लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में। लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस होता क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और जिसका न्यूट्रल कलर कैसा होता है? पर्पल। तो ये पर्पल कलर में आपको देखने को मिलेगा। It is made into blue litmus and red litmus for sake of convenience in detecting the color change। यानी कि इस लिटमस को ब्लू कलर में और रेड कलर में चेंज किया जाता है ताकि आप आसानी से कलर चेंज को ऑब्जर्व कर पाएं। क्या कर पाएं? कलर चेंज को ऑब्जर्व कर पाएं। तो इसके लिए इसको रेड में और ब्लू कलर में चेंज किया जाता है। लेकिन इसका कलर एक्चुअल में कौन सा कलर होता है? न्यूट्रल कलर पर्पल कलर का होता है। इसको मत भूलिएगा, ये कोई जरूरी बात है। और ये आपको बता ही दिया है। लिटमस कैसे काम करता है? अगर आप लिटमस पेपर पे या लिटमस सॉल्यूशन में अगर आप मान लो कोई एसिड डाल देते हैं, तो लिटमस पेपर पर आप एसिड डालते हैं, लेकिन लिटमस पेपर आपके पास दो तरीके से अवेलेबल है। कौन सा? रेड कलर और ब्लू कलर। अगर आप ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे कोई एसिड डालेंगे तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर किस में बदल जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। यानी कि लिटमस पेपर का ब्लू कलर रेड में चेंज हो रहा है, तो आप समझ जाना कि जो आपका कंपाउंड है वो एक एसिड है। दूसरी बात यह है कि मान लो आपके पास कोई कंपाउंड था, उसको आपने रेड लिटमस पेपर पे डाला और रेड लिटमस पेपर ब्लू में अगर चेंज हो जाए, तो आप समझ जाइए कि आपका जो सब्सटेंस है वो एक बेस है। समझ गए? एसिड बेस कैसे पहचानेंगे? कि अगर कोई कंपाउंड रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है, मतलब वो बेस है। और अगर कोई कंपाउंड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, मतलब वो एक एसिड है। तो क्या समस्या भैया? पहचान लेना, कोई समस्या नहीं है। अब बात कर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में। ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज, नेचुरल में नहीं आएगा, ध्यान रखें। मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन सिंथेटिक इंडिकेटर में आते हैं।
और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की बात करें तो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसका न्यूट्रल कलर कैसा होता है? ऑरेंज होता है। उसमें खुद लिखा हुआ है मिथाइल ऑरेंज, यानी कि ये जो न्यूट्रल कलर कैसा होता है? ऑरेंज होता है। लेकिन अगर मान लो आपने कोई कंपाउंड डाला और इसका जो ऑरेंज कलर था वो रेड में बदल गया, तो आप समझ जाइए कि आपने उसमें क्या डाल दिया? एसिड डाल दिया। क्योंकि एसिड के मिलाने से इसका ऑरेंज कलर किस में बदल जाता है? रेड कलर में बदल जाता है। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, ऐसी बात है। दूसरी तरीका ये है, अगर आप कोई कंपाउंड इसमें डालें और उसका ऑरेंज कलर अगर येलो कलर में चेंज हो जाए, तो आप समझ जाइए कि आपने जो इसमें कंपाउंड डाल रखा है वो कंपाउंड क्या है? एक बेस है। मतलब बेस ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट कर देगा और एसिड अगर होगा तो ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो इससे आप पहचान जाइएगा कि आपके पास जो कंपाउंड है वो कैसा है, एसिड है या फिर बेस है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या होगा? किस तरीके से कलर चेंज होगा? मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर रेड में चेंज हो जाएगा अगर आप एसिड डालेंगे, और मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर येलो में चेंज हो जाएगा अगर आप उसमें बेस डालेंगे। चलो भैया, कहानी को आगे बढ़ाओ, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? वीडियो को लंबा नहीं करना है, छोटा वीडियो बनाओ। बच्चों के पास समय कम है और मेरे पास भी कहाँ समय है। फेनोल्फ्थलीन इंडिकेटर की बात कर लेते हैं भैया। ये भी सिंथेटिक इंडिकेटर में आता है। इसका न्यूट्रल कलर होता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं है, कलरलेस होता है। फिर क्या करें? कैसे पहचाने एसिड बेस? डाल के देखो कोई कंपाउंड, अगर उसमें कोई कंपाउंड डालें और अगर उसमें कलरलेस था और कलरलेस ही बना रहा, मतलब उसमें कोई कलर आ ही नहीं रहा। फेनोल्फ्थलीन कलरलेस है, कोई कंपाउंड डाला हमने उसमें लेकिन उसके बाद उसमें कोई कलर नहीं आया, जैसा था वैसा का वैसा बना रहा, मतलब इसमें कोई कलर नहीं आ रहा था। समझ जाइए आपने उसमें क्या मिला दिया? एसिड मिला दिया। क्योंकि एसिड के मिलाने से फेनोल्फ्थलीन इंडिकेटर में कोई कलर नहीं आता है, जैसा होता है कलरलेस वैसा ही बना रहता है। तो फिर क्या करें? एक काम करो, फेनोल्फ्थलीन इंडिकेटर में कोई दूसरा कंपाउंड डालो, दूसरा सब्सटेंस डालो, उसके डालने के बाद अगर वो पिंक कलर में चेंज हो जाए, मतलब पहले कलरलेस था लेकिन कंपाउंड डालने के बाद अगर वो पिंक में बदल गया, आप समझ जाइए कि आपने उसमें क्या डाल दिया? एक बेस को मिला दिया है। समझे? तो एसिड के डालने से फेनोल्फ्थलीन में कोई कलर नहीं आता, पहले भी कलरलेस था और बाद में भी कलरलेस होता है। लेकिन अगर आप उसमें बेस डालते हैं तो फेनोल्फ्थलीन जो कि ये कलरलेस होता है वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो इसको देख के आप पहचान जाइए कि आपने उसमें क्या डाल दिया है? बेस। अगर पिंक कलर में चेंज हो गया तो बेस डाला, और अगर कोई कलर नहीं मिला तो फिर वो एसिड। इस तरीके से पहचान लेंगे। अच्छा, इनके अलावा हमने देखा था नेचुरल इंडिकेटर में हमने पढ़ा था लिटमस, बट नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस के अलावा और भी होते हैं, जैसे कि टर्मरिक होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। हल्दी, हल्दी अपन जो यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, वही हल्दी है ये। तो इट कंटेन्स येलो डाई, कैसे कलर में होता है? येलो कलर का होता है। और अगर आप इसमें कोई बेस मिला दो तो बेस मिलाने से ये रेड कलर में चेंज हो जाती है। इस बात को ध्यान रखें कि जो टर्मरिक होता है, हल्दी होती है, अगर उसमें कुछ बेस डालोगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगी। आप समझ जाना कि आपने बेस मिला दिया। ऐसे ही रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, रेड कलर का होता है। अगर इसमें एसिड डालोगे तो ये रेड का रेड बना रहेगा, लेकिन अगर आप इसमें कोई बेस डाल देते हैं तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? ग्रीन कलर में। अच्छा, ऐसे ये भी आपको दे रखा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, बट मेनली हम यूज तीनों करते हैं। अगर गलती से कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं। इसमें ये दिया हुआ है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया जो है ब्लू, जो कैसा होता है? ब्लू होता है, लेकिन अगर आप इसमें बेस डालते हैं तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो इनसे भी आप थोड़ा पहचान सकते हैं। चलो, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब अगर एसिड बेस मिलाने से किसी की स्मेल में चेंज आ जाए तो आप समझ जाइए वो कैसे इंडिकेटर्स हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। यानी कि एसिड बेस को मिलाने से अगर कोई सब्सटेंस अपनी स्मेल में चेंज कर दे तो उससे भी अपन पहचान सकते हैं। जैसे कि ओनियन, ओनियन की एक खास बात है कि ओनियन की जो स्मेल होती है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, लेकिन अगर उसमें आप कोई
बेस को मिला दें तो बेस क्या करता है, उसकी स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी स्मेल को गायब कर देता है। मान लो एक कपड़े पे आपने ओनियन लगा लिया, उस पर कोई बेस डाला, तो बेस डालने से उसकी स्मेल हो जाएगी गायब। क्या हो जाएगी? गायब, यानी कि स्मेल आना बंद हो जाएगी, उसकी स्मेल हो जाएगी डिसअपीयर, डिस्ट्रॉय, जो आपको बोलना है। समझ रहे हो? तो बेस क्या करते हैं, जो स्मेल होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आप समझ जाना कि अगर आप कोई कंपाउंड डालें और उसकी स्मेल गायब हो जाए तो आपने उसमें बेस डाल दिया, लेकिन अगर आप कोई एसिड डालोगे तो उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होगी, स्मेल वैसी बनी रहेगी। अब वो चाहे ओनियन की बात करें या फिर वेनिला एक्सट्रैक्ट की बात करें, दोनों ही केस में सेम होता है कि बेस क्या करते हैं, इनकी स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जबकि एसिड उसकी स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। तो ये इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। बेस कैन डिस्ट्रॉय द स्मेल बट एसिड कैन नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल। चलिए ठीक है, तो एसिड के बारे में पढ़ेंगे अपन। इंडिकेटर काफी हो गए, बट आपको लिटमस के बारे में ध्यान रखना है। उसका न्यूट्रल कलर कैसा था? पर्पल था। और हमने देखा था उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। और फिर हमने देखा था फेनोप्थलीन, आपको मैंने बताया था तीनों के बारे में, फिर से देख लेना। अब आ जाओ एसिड के बारे में। एसिड भैया क्या होता है? एसिड एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अगर पानी में डाल दिया जाए, किस में डाल दिया जाए? पानी में डाल दिया जाए, तो पानी में डालने के बाद वो हो जाएगा डिसोसिएट, टूट जाएगा। और टूटने के बाद वो H+ आयन को रिलीज करेगा। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको पानी में डालने के बाद वो डिसोसिएट होता है और H+ आयन को रिलीज करने लगता है, तो आप समझ जाना वो एक एसिड है। सिर्फ हाइड्रोजन के होने से किसी कंपाउंड को एसिड नहीं माना जा सकता, उसको पानी में डालने के बाद उसको H+ आयन को रिलीज करना जरूरी है। अगर वो H+ आयन को रिलीज कर रहा है मतलब वो एक एसिड है। समझ में आई बात? ओके, एसिड की पहचान हो गई क्या? एसिड है, मान लो HCl, पानी में डाला, पानी में डालने से H+ आयन रिलीज किया, साथ में क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन ने उसको क्लोराइड आयन यानी कि Cl- आयन को रिलीज किया उसने। वो तो करेगा ही, बट H+ आयन, समझ गए आप? अब ये जो H+ आयन होता है वो अकेला नहीं रहता, ये H+ आयन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हो जाता है कंबाइंड। जैसे चलो हम ट्राई करते हैं बनाने के लिए, तो आप देखें इसमें, चलो ये सही चल रहा है क्या? ओके चल रहा है। तो अपन देखते हैं इसमें, यहां पर H+ आयन, तो ये देखिए आप H+ आयन है। H+ आयन अकेला नहीं रहता, H+ आयन क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल H2O से कंबाइंड होता है और वो H3O+ बना लेता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है ना? तो जब भी आपको H+ लिखना हो तो या तो उसमें एक्वस लगा दो, मतलब पानी के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर आप उसमें H3O+ लगा दो, यानी कि हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, H+ एक्वस या H3O+। क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन होता है। तो कभी भी H+ अकेला नहीं लिखना है, क्योंकि H+ अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए, अब एसिड के बारे में आप समझ गए क्या? एसिड मतलब पानी में डाल दो, H+ आयन रिलीज कर दे, वो एसिड। तो इसका मतलब है कि एसिड के पास तो आयंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है। एसिड सॉल्यूशन के पास क्या होते हैं? आयंस होते हैं। अच्छी बात है, जिनके पास आयंस होते हैं ध्यान रखिएगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? आयंस। आयंस मतलब चार्ज। क्या है बच्चे? चार्ज है इनके पास। क्वेश्चन आता है, व्हाई ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड? भाई सब जितने भी कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन होता है सब एसिड क्यों नहीं होते? भैया एसिड होने के लिए हाइड्रोजन सफिशिएंट नहीं है। हाइड्रोजन होने के साथ साथ उन्हें जब पानी में डालें तो उनको H+ आयन रिलीज करना पड़ेगा, तब उन्हें एसिड मानेंगे। समझ रहे हो? तो ये कारण है। अब ऐसे एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज के पास भी H होता है, और C2H5OH एल्कोहल के पास भी देखो, ये आप देखें यहाँ पर, ये क्या है? ग्लूकोज, और ये क्या है? C2H5OH यानी कि एल्कोहल। इनके पास भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये तो एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इनको पानी में डाल के देख लेते हैं, पानी में डालेंगे तो ये H+ आयन को रिलीज नहीं कर रहा है, और C2H5OH को पानी में डालो, ये भी H+ आयन रिलीज नहीं कर रहा, तो फिर एसिड नहीं मान रहा है। अच्छा, एसिड की खास बात है कि वो आयन रिलीज करते हैं
और आयन मतलब चार्ज होने की वजह से उनके सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर अपन ग्लूकोज का सॉल्यूशन लें या फिर अल्कोहल का सॉल्यूशन लेते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। तो फिर एसिड काय मान लें भैया, हैं? एसिड मानने के लिए जरूरी था H+ आयन का रिलीज करना, नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, तो फिर एसिड कैसे? नहीं हो सकता। समझ गए? तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस बात को ध्यान रखें, थोड़ी सी महत्वपूर्ण सूचना। अब आ जाओ भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? देखो, कोई एसिड जो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाए उस एसिड को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई एसिड है और हमने उसको पानी में डाला और हमने एसिड के 100 मॉलिक्यूल डाले, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके 100 मॉलिक्यूल डाले और 100 के 100 मॉलिक्यूल क्या हो गए? आयोनाइज हो गए। H+ आयन को सबने रिलीज कर दिया। तो 100 अगर आप उसमें 100 मॉलिक्यूल डालते हैं एसिड के और 100 H+ आयन रिलीज होते हैं, अरे 100 नहीं, थोड़े कम सही, लेकिन ऑलमोस्ट हो जाएंगे, है ना? तो 100 मतलब 100% की बात हो रही है, 100 ऐसे ही बोल रहा हूं मैं। तो 100% आयोनाइज हो, 100 नहीं हो रहा भैया, 99 तो हो रहा होगा, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज होना चाहिए। तो कंप्लीटली अगर कोई आयोनाइज होता है, जितने मॉलिक्यूल डालेंगे सबके सब H+ रिलीज करने लगे, तो ऐसे एसिड को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, वीक एसिड कौन सा होता है? अरे वीक एसिड वो होता है जिसमें अगर इसको पानी में डालो आप, और पानी में डालने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज ना हो, तो फिर क्या होगा भाई? 100 मॉलिक्यूल डाले, 100 में से मान लो 50-40 हो गए आयोनाइज, मतलब 40 H+ दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे, 60 दे रहे हैं H+ और नहीं दे रहे, तो इसको क्या बोलेंगे? पार्शियली आयोनाइज होना। तो अगर कोई एसिड पानी में डालने के बाद पार्शियली आयोनाइज होता है तो वो वीक एसिड माना जाएगा, और जो पूरी तरीके से हो जाए उसे स्ट्रॉन्ग एसिड मानेंगे। तो बस यही प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखो स्ट्रॉन्ग एसिड की, कि एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर और थस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जो पूरी तरीके से आयोनाइज होगा, जितने मॉलिक्यूल डालेंगे सबके सब H+ दे देंगे, तो अच्छी बात है। कौन से एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड? जो मिनरल एसिड्स होते हैं ना, पढ़ाऊंगा क्या होते हैं, तो मिनरल एसिड्स जो होते हैं ना, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। उनमें भी एक्सेप्ट आपको भूल जाना है किसके बारे में? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड होता है, इसके बावजूद कैसा होता है? वीक एसिड माना जाता है। ध्यान रखिए, कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड होने के बाद भी क्या है? वीक एसिड होता है। तो फिर स्ट्रॉन्ग कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो HCl है ना, और ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। फॉर्मूले याद कर लो। ये जो 3 एसिड आप देख रहे हो ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और ये सभी क्या हैं? मिनरल एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। भैया जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतने ज्यादा H+ आयन रिलीज करेगा, यानी उतना ही ज्यादा उसमें चार्ज होगा, और ज्यादा चार्ज होगा तो अच्छे से कंडक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट माना जाएगा वो। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है रिएक्ट करते हैं वेरी रैपिडली विद अदर सब्सटेंस। ये भी एसिड की प्रॉपर्टी है कि ये सब्सटेंस के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, तो वो समय नहीं ले रहे, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, समझे? तो मेन प्रॉपर्टी क्या है? कंप्लीटली आयोनाइज हो जाना। वीक एसिड के बारे में बता ही दिया मैंने कि जो पार्शियली आयोनाइज हो, आप उसमें डालो 100 मॉलिक्यूल, 100 तो ना हुए, 100 में से 60 मॉलिक्यूल ने H+ आयन दे दिए, 40 ने H+ आयन दे दिए, तो फिर वो क्या है? पार्शियली है। तो ये वीक एसिड होते हैं। Acid which is partially ionized in water and thus produce a small amount of hydrogen ions are called weak acid. अच्छा, all organic acids are weak acid. जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सब होते हैं वीक एसिड। अभी बताऊंगा मैं क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। कोई एग्जांपल? हाँ, कार्बोनिक एसिड आपको मैंने बताया था, और H2CO3 एंड सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ये मिनरल एसिड होने के बाद भी कैसे होते हैं? वीक एसिड में आते हैं। अच्छा, तो एक्सेप्शन तो होता ही है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो तो वीक एसिड होते ही हैं, लेकिन कुछ मिनरल एसिड भी होते हैं जो वीक एसिड होते हैं। तो कौन से होते हैं आपको याद रखना है। वीक एसिड्स जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, भैया चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट कर पाएंगे, और
स्लोली रिएक्ट करेंगे चीजों के साथ, क्योंकि कमजोर है भैया, वीक एसिड है, क्या करें। एसिड के टाइप, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। भैया ऐसे एसिड जो आपको प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं कौन से, ऑर्गेनिक एसिड। और वो एसिड जो आपको कहाँ से मिल जाएं, मिलते नहीं है, इन्हें बनाए जाते हैं। किससे बना रहे हैं, मिनरल से बना रहे हैं। एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के मिनरल से जो एसिड बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं मिनरल एसिड। और वो एसिड जो आपको प्लांट में मिल जाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट में मिल जाते हैं, एनिमल्स से मिल जाते हैं, तो ऐसे एनिमल प्रोडक्ट से आपको मिल जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। चलो कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, तो कुछ आपको दे रखे हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड। तो कहां से प्राप्त करोगे आप इसको, विनेगर से करेंगे। पूछेंगे एग्जाम में कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, बताओ कहां से मिलेगा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड, आपको बोलना है विनेगर। सिट्रिक एसिड, जो खट्टे खट्टे फ्रूट होते हैं ना, जैसे कि लेमन और ऑरेंज, तो इसमें आपको सिट्रिक एसिड मिल जाएगा। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलेगा, सोर मिल्क, जो दही होता है उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। तो जो सोर मिल्क यानी कि कर्ड, जो दही होता है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा, तो टेमरिंड और अनराइप ग्रेप्स में मिलता है, जैसे कि इमली में। तो इमली में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। पूछेंगे, याद रख लो, रट लो। ऑक्जेलिक एसिड के बारे में बोलो, टोमेटो खाएगा टमाटर, तो टमाटर के अंदर मिलेगा ऑक्जेलिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड की बात करें, जिसका एक और नाम होता है मिथेनोइक एसिड, तो जो आंट स्टिंग होता है या फिर नेटल लीफ स्टिंग्स होता है उसमें मिलता है। जो रेड चींटी काट जाती है ना, उसके डंक में रहता है ना, तो उसके अंदर कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। उसकी वजह से जलन होती है फिर अपन को, तो फिर अपन क्या करते हैं, बेस लगा लेते हैं उस पर। बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा बालक। चलो आगे बढ़ो, ये तो रटने वाली बात है, समझ गए ना किसमें क्या होता है, याद कर लो। आगे बढ़ते हैं, मिनरल एसिड पढ़ा चुका भैया। जो अर्थ के मिनरल से बनते हैं वो मिनरल एसिड होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, यानी कि ये तीनों कैसे हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। और जो वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड पढ़ाया था, H2CO3, वो भी एक मिनरल एसिड होता है, लेकिन वो कैसा होता है बालक, वीक होता है, वीक एसिड है वो। तो क्या करें, कुछ मत करो। कंसंट्रेटेड मिनरल पढ़ लो, क्या करोगे तुम, कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स जो होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं। व्हाट इज कंसंट्रेटेड, समझ में नहीं आया बालक, क्या होता है कंसंट्रेटेड। अरे भैया जिसमें पानी कम से कम हो, एसिड जिसमें पानी मिनिमम क्वांटिटी में हो, उस एसिड को बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। तो ये खतरनाक होते हैं मिनरल एसिड, और वो भी कंसंट्रेटेड, बिना पानी मिले, खतरनाक हैं। दे कैन बर्न आवर हैंड्स एंड क्लॉथ, अपने कपड़ों को छोड़ो, कपड़ों की दिक्कत नहीं है, अपने आप को हमें जला देंगे, हमारी स्किन जला देते हैं। डाइल्यूट एसिड आर लेस हार्मफुल टू अस, बट डाइल्यूट में डिपेंड करता है कितना डाइल्यूट है। पानी कम मिलाओगे तो फिर तो वो तो खतरनाक होगा ना, ज्यादा डाइल्यूट। चलो ऐसे काम नहीं करना है, आराम से काम करना है, एसिड से छिड़खानी नहीं करना है। एसिड तो एसिड होता है, हमें क्या पता कितना डाइल्यूट है। कंसंट्रेटेड एसिड बोलो, अभी पढ़ा दिया रे। कंसंट्रेटेड मतलब एसिड विच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड है, जिसमें पानी कम से कम मिला हो। व्हाट इज डाइल्यूट, जिसमें पानी मिला दिया गया हो। एसिड विच कंटेन मच मोर वाटर इन इट, जिसमें बहुत ज्यादा पानी मिला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। डाइल्यूटिंग कैसे करोगे, ये बढ़िया, बहुत बढ़िया टॉपिक है। डाइल्यूटिंग कैसे करें, एसिड में पानी मिला दें कि पानी में एसिड मिला दें भैया। तो एसिड में पानी ना मिलाइएगा, क्या होगा, क्योंकि जब एसिड और वाटर रिएक्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अगर एसिड की बोतल भरी रखी है, कोई कंटेनर में एसिड भरा रखा है, पानी जैसे डालोगे, अगर आपने गलती से पानी डाला और पानी जब एसिड को जैसे टच करेगा, तो पानी एसिड जब टच होंगे तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, आप जानते ही हैं, क्योंकि मिनरल एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, बहुत फास्ट रिएक्ट होते हैं। रिएक्शन इतनी फास्ट होगी, एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी बनेगी, तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई है नहीं है, तो क्या होगा, जितना भी वाटर आएगा उसकी स्टीम्स बना देगा और वेपर्स बनेंगी, और वेपर्स जो है एकदम से ऊपर की तरफ
यानी कि हमारी बॉडी के ऊपर फैल सकती हैं। और वेपर्स अकेली थोड़ी आएंगी, एसिड को भी साथ में लाएंगी, तो वेपर्स के साथ पूरा एसिड हमारी बॉडी के ऊपर या आसपास में जो लोग खड़े हैं उनके ऊपर फैल जाएगा, चेहरे पर, हाथ पैरों पर, कपड़ों पर गिर जाएगा, तो हाथ पैर जल जाएंगे बालक, एसिड बर्न हो जाएगा। ऐसी गलती ना करना। तो क्या करें, तो एक काम कर, पानी का कंटेनर भर ले, एसिड का मत भर, क्या कर, पानी भर लो, और पानी में एसिड ऐसे मत डालना, जो कंटेनर की एजेस होती है वहां से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, उसको मिलाते जाएंगे, स्टर करते घुमाते जाना, मिलाते जाना। इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके उसमें एसिड जाएगा, पानी के अंदर रिएक्शन होगी, हीट बनेगी, लेकिन अब हीट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, वाटर। अब पानी है ना बहुत सारा, इतना सारा पानी है, तो हीट थोड़ी थोड़ी बनेगी, उसको पानी एब्जॉर्ब करता रहेगा, और आप उसको मिलाते जाना, घुमाते जाना, मिलाते जाना, तो मिलाने से क्या है, थोड़ी थोड़ी हीट बनती जाएगी, उसको वाटर एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो इस तरीके से डाइल्यूशन करते हैं। कहानी समझ में आ गई? ओके। द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड शुड बी ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विथ स्टरिंग एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड। समझ गए? क्यों ऐसी कहानी, क्यों? इसलिए When concentrated acid is added to the water, अगर आप गलती से डाल देते हैं एसिड को पानी में, for preparing a dilute acid, then the heat is evolve gradually, बहुत जल्दी से हीट evolve होगी, और easily absorbed by the, एक मिनट, क्या लिखा है इसमें, हाँ, when a concentrated acid is added to the water for preparing dilute acid, then the heat evolve gradually, heat धीरे धीरे evolve होगी, सॉरी गलत बोला मैंने, और and easily absorb, आसानी से, कम कम evolve होगी, तो आसानी से वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि वाटर क्या है, ज्यादा है, तो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये वाला पॉइंट था जो मैं बोलने वाला था, कि अगर वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड टू डाइल्यूट, अगर पानी आप मिला दोगे, देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एवॉल्व, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट एवॉल्व होगी एकदम से, और दिस हीट चेंज द सम ऑफ द वाटर टू स्टीम, इससे वाटर की स्टीम बन जाएंगी, और एक्सप्लोसिवली water to steam explosively which can splash the acid on our face, clothes and cause acid burn। तो steam के साथ वो acid हमारे ऊपर फैल सकता है, समझे? तो इसलिए ऐसे काम नहीं करना। ये आ गई प्रॉपर्टीज। एसिड की प्रॉपर्टीज पूछें फटाक से बता देना, एसिड के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, बताओ भैया। तो एसिड के पास पहली बात तो खट्टे होते हैं खाने में, है ना, सब कुछ खाया नहीं जा सकता, इंडिकेटर है, टेस्ट कर लेना, है ना, ऐसे फालतू खा के नहीं देखना, खट्टे हैं चेक करके तो एसिड है कि नहीं है, ऐसा कुछ टेस्ट कर लिया अपन बता ही नहीं पा रहा है फिर कि टेस्ट क्या था, तो इसलिए टेस्ट मेस्ट नहीं करना है, खट्टे हैं चलो मान लिया हमने। तो एसिड एप्पल सोर टेस्ट, एसिड जो है क्या करते हैं, लिटमस पेपर में बताओ, तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं एसिड, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी बात, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि वो उनके पास चार्ज होते हैं, आयंस होते हैं, एसिड सॉल्यूशन के पास क्या होते हैं, आयंस, और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। ये तो बेसिक तीन प्रॉपर्टी। अब आ गई फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, देखो कि एसिड जो है मेटल के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अच्छा, पढ़ेंगे इसके बारे में अलग से, तो इसको 1 बाय 1 आगे ही देखेंगे, अभी मत करो, तो अपन इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, पहले फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि जब कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट होता है, कोई भी मेटल ले लो, जब एसिड से रिएक्ट होगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि क्या बनेगा। इसके बाद अपन रिएक्शन कर लेंगे। तो हमने देखो क्या किया, हमने यहाँ पर जिंक ले लिया, क्या ले लिया बालक, जिंक, ये जिंक है, जिंक की रिएक्शन कर दो एक एसिड, कौन सा एसिड, गंदा लग रहा है, हटा देते हैं अपन इसको, ओके हटाओ भैया, हट जाओ, हटो, चलो अब एक काम करते हैं। तो ये है हमारे पास एक एसिड, ये है सॉरी ये है मेटल, ये है आपका एसिड। मेटल एसिड जब रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट मतलब होता है कैटाइंस एनाइंस को मिला दो। कैटाइंस कौन बनाता है, जिंक यानी कि मेटल। एनाइंस कौन बनाता है, सल्फेट। तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अच्छा, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, देखो जिंक की जो वैलेंसी होती है बालक वो होती है 2+ और सल्फेट की होती है 2-, तो 2 से 2 कट गया,
2 से 2 कट गया तो ZnSO4 लिख दिया। और आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज करवानी है। अब ये पता कैसे करें कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये बड़ी समस्या है। कोई समस्या नहीं है, इसका समाधान है। कैसे? आप एक काम करो, एक सॉफ्ट सॉल्यूशन ले लो, आप एक रिएक्शन करवाओ मेटल की एसिड के साथ, कोई गैस निकलेगी। हमें क्या पता कौन सी गैस है, जो भी गैस निकलेगी उसको अपन सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास कर देंगे। तो सॉफ्ट सॉल्यूशन में फिर जब गैस पास होगी तो क्या होगा, वहां पे सॉफ्ट के बबल्स बनेंगे, और सॉफ्ट के जो बबल्स बनेंगे उनके पास में अपन लेके आएंगे बर्निंग कैंडल। और बर्निंग कैंडल को पास में लाने से क्या होगा, बताओ क्या होगा? बर्निंग कैंडल को पास में लाने के बाद जो उसके अंदर गैस होती है वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। तो आप समझ जाना कि वो एक हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस थोड़ी सी एक्सप्लोसिव होती है और इस वजह से वहां पे एक पॉप साउंड आता है। कोई और गैस पॉप साउंड के साथ बर्न नहीं होती है, ओनली हाइड्रोजन गैस बर्न विद अ पॉप साउंड। तो आप समझ जाइएगा कि वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। समझ गए? तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि अगर कोई गैस पॉप साउंड के साथ बर्न हो रहा है तो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन। कोई भी मेटल ले सकते हैं, एक एग्जांपल आपको मैंने दे दिया है, और भी एग्जांपल बहुत सारे होते हैं। तो कोई भी मेटल, कोई भी एसिड जब रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करोगे, उस गैस को पास करवाएंगे सॉफ्ट सॉल्यूशन से, सॉफ्ट के बबल्स बनेंगे, सॉफ्ट के बबल के पास में ले जाएंगे बर्निंग कैंडल, और अगर पॉप साउंड के साथ जल गई तो हाइड्रोजन। चलो, 5th नंबर की प्रॉपर्टी, जब किसी एसिड को रिएक्ट करते हैं अपन किसी मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या होगा बालक? आप ध्यान रखो कि अगर कोई एसिड रिएक्ट होता है मेटल कार्बोनेट से या फिर किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो भैया सॉल्ट बनेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, सॉल्ट बना लो। ये कलर सेम सेम लग रहा है, अपन एक काम करते हैं, इस कलर को करते हैं चेंज। बताओ कौन सा कलर लेके आऊं मैं, यहाँ पे कौन सा कलर अच्छा दिखेगा, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, कौन सा कलर लाएं? चलो ग्रीन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो जब ये एसिड रिएक्ट होगा मेटल कार्बोनेट के साथ तो बनेगा क्या, ये याद रखो, सॉल्ट बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनानी है, वाटर बनाना है। मतलब सॉल्ट वाटर तो बनाना ही है, साथ में गैस जरूरी है, ये ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे गैस बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट वाटर तो बनना ही है, बट गैस कौन सी बनेगी, फोकस गैस पे होना चाहिए, गैस बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। गैस पहचान है। चलो पहले रिएक्शन करते हैं, फिर गैस का टेस्ट कर लेंगे। कोई भी हमारे पास मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जरूरी थोड़ी है कि सोडियम लेना है, पोटेशियम कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो ले लो, हमको मना कर रहे हैं, ले लेना तुम, है ना। और एग्जांपल तुम देखना, एसिड भी जरूर नहीं HCl लेना है, तुम H2SO4 ले लो, तुम्हारी इच्छा, है ना। तो अपन ले रहे हैं यहाँ पे HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने ले लिया है, सोडियम कार्बोनेट ले लिया है, तो आप समस्या कुछ नहीं है, आपको स्ट्रक्चर याद है। तो आपको बनाना है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट कैसे बनता है, कैटायन एनायन से बनता है। कैटायन किनके पास होते हैं, मेटल्स के पास होते हैं। मेटल मतलब सोडियम, सोडियम के साथ में क्या लेंगे, एनायन मतलब क्लोरीन, तो NaCl। अच्छा, सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की 1-, दोनों कैंसिल, क्या करना कुछ मत लिखो, NaCl बन गया। CO2 आप जानते हैं, H2 आप जानते हैं, बस। इसी तरीके से जब ये रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो फिर से NaCl बनेगा। ये रिएक्शन को बैलेंस करवा दिया, वो आप जानते होंगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा इस लेक्चर में। चलिए, तो सोडियम क्लोराइड बना लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लो, और H2 आप जानते हैं। अब समस्या है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करें, कैसे पहचानें। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन एक्सटिंग्विश द बर्निंग सब्सटेंस। कोई जल रहा है सब्सटेंस को, तो वहां पे उसको आग को बुझाने का काम करता है ये, है ना। दूसरी बात, ब्रिक्स एफरवेंस के साथ ये गैस रिलीज होती है। तो जब भी कोई गैस आप समझ जाओ कि कोई गैस जो है ब्रिक्स एफरवेंस के साथ रिलीज होती है, तो आप समझ जाना वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और सबसे एक और बात कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है टर्न लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज करता है। अभी करके दिखाते हैं, देखो कैसे करता है। देखो, ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। जब इसमें से अपन CO2 गैस को पास करते हैं तो ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट को बना लेता है।
और वाटर तो बनता ही है ना। तो जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर की क्या बनती है, प्रेसिपिटेट, यानी कि इनसॉल्यूबल, जो सॉल्यूबल नहीं होता है, इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है, वो बन जाता है। तो उसकी वजह से जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। तो पहले कैसा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये था कलरलेस, पहले कोई कलर नहीं था, एकदम क्लियर सॉल्यूशन था। लेकिन जैसे ही CO2 गैस को पास किया तो ये मिल्की कलर में चेंज हो गया। तो इससे अपन समझ जाते हैं कि गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कभी आपको चेक करना हो कि गैस CO2 है कि नहीं, तो आप उसको भैया लाइम वाटर में पास करवा के देख लो। लाइम वाटर होता है कलरलेस। अगर कोई गैस पास करने के बाद लाइम वाटर का कलर मिल्की में चेंज हो जाए तो आप समझ जाना कि वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अच्छा, ऐसे पहचानते हैं। अच्छा, लेकिन अगर अपन इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को थोड़े और टाइम तक पास करें, इसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है, वाटर है ही हमारे पास, देखो कैल्शियम कार्बोनेट भी है और वाटर भी है, इसमें CO2 गैस को थोड़े टाइम तक और पास कर लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि अब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा और ये सॉल्युबल होता है, यानी कि सॉल्यूशन फिर से क्लियर हो जाएगा, अब फिर से कलरलेस हो जाएगा। तो कहानी समझ में आई। पहले हमने लिया कैल्शियम, क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर लिया, CO2 गैस को पास किया, उसने कैल्शियम कार्बोनेट को बनाया जो कि वाइट PPT बनाता है, जिसकी वजह से कलर हो जाता है मिल्की। तो पहले कलरलेस से क्या हुआ, मिल्की। लेकिन ज्यादा टाइम तक पास किया उसमें CO2 को तो कैल्शियम कार्बोनेट वापस से क्या बन, फिर से किसमें बदल गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल होता है। तो यानी कि सॉल्यूशन फिर से कैसा हो गया, क्लियर हो गया, अगेन कलरलेस हो गया। तो टेस्ट समझ गए, कैसे पहचानेंगे गैस CO2 है, ये पूछा जाता है, टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी सॉल्यूशन में, किसी मतलब लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर में CO2 गैस को पास करवा के देख लो, अगर वो मिल्की कलर में चेंज हो गई तो मतलब समझ जाना वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। चलो 6 नंबर की प्रॉपर्टी, अब बस एंड होने वाला है आज का लेक्चर, ज्यादा नहीं, इतना ही पढ़ेंगे अपन एसिड के बारे में बस। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ जब रिएक्ट होता है तो हमेशा सॉल्ट वाटर बनाता है और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए। कोई एग्जाम्पल है, हाँ एग्जाम्पल है, कैसे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, उसकी रिएक्शन कर दो किसके साथ, HCl के साथ। अब इसमें HCl क्या हो गया, एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, बेस होता है। तो सॉल्ट बनाना आता है, कैटाइन एनाइन से बनता है, कैटाइन किसके पास, सोडियम के पास, एनाइन किसके पास, क्लोरीन के पास, तो बन गया NaCl, और वाटर फॉर्म हो गया H2O। इसको अपन जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको, ये सब तो मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ देखो, तो जो बच्चे मेरे पास कोचिंग आते हैं उनके लिए मैं आपको बस रिवाइज करवा रहा हूँ। बाकी क्लास में आपको ये सब बनाना सिखा दिया था, फॉर्मूला वगैरह कैसे बनता है, तो ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस एक क्विक रिवीजन है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का। तो मैं क्या बता रहा था इसमें, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ गए, तो कोई भी इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। तो जब कोई एसिड किसी, हाँ एक 7th नंबर की प्रॉपर्टी आ गई कि अब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो ये फिर से बनाएगा सॉल्ट वाटर। ये सोचने वाली बात है कि भैया सॉल्ट वाटर तो तब बनता है जब एसिड किसी किस से रिएक्ट होता है, बेस से रिएक्ट होता है, लेकिन हम तो एसिड की रिएक्शन किससे कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड से कर रहे हैं, तो फिर भी क्या बन रहा है, सॉल्ट वाटर बन रहा है। तो समझदार बच्चे समझ गए कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है, ये बेसिक नेचर का होने की वजह से ऐसा हो रहा है, समझे। चलो इसको हटा लेते हैं अपन, ये कलर भी इस पे अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक कलर ट्राई करते हैं, देखो ब्लैक शायद अच्छा लगेगा। यस, ब्लैक में इसको थोड़ा सा अपन थिकनेस बढ़ा लेते हैं, अब ब्लैक तो अच्छा लगना चाहिए आई थिंक। ओके, तो देखो यस ब्लैक अच्छा लग रहा है। तो एसिड
जबकि रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से की अपन ने, लेकिन सॉल्ट वाटर बना। तो सॉल्ट वाटर कब बनता है? जब एसिड बेस से रिएक्ट होता है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर ये बेस का काम कर रहा है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। तो बस फिर एक रिएक्शन है, जैसे कॉपर ऑक्साइड है और HCl की रिएक्शन करवाएंगे, तो कॉपर क्लोराइड तो आप बना ही लोगे, और साथ में क्या बना लेंगे? वाटर, क्योंकि कॉपर क्लोराइड बन गया क्या? सॉल्ट, और ये वाटर, यही तो बनाना था अपन को इसमें। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी आज के लिए, एसिड खत्म हो जाएगा। अच्छा, एसिड हैव कोरोसिव नेचर। एसिड का नेचर कैसा होता है? कोरोसिव नेचर का होता है। व्हाट इज कोरोसिव नेचर? भैया एसिड को अगर किसी सरफेस पर डाल देंगे तो वो उस सरफेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, वो सरफेस उसमें घुलने लगती है, इसको बोलते हैं कोरोसिव नेचर। एसिड कहीं डालें तो एसिड क्या करता है? उस सरफेस को एसिड में डिसॉल्व करने लगता है, तो वो सरफेस खराब होने लगती है, तो इसको बोलते हैं कोरोसिव नेचर। तो जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो इस कोरोसिव नेचर के होते हैं, तो आप इसको पढ़ लेना। बाकी जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी कोरोसिव नेचर के ही होते हैं, वो सरफेस को अपने अंदर डिसॉल्व करने लगते हैं। अच्छा, कुछ यूज वगैरह हैं इनके? हाँ, है ना। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। पेंट्स में, डाइस में, केमिकल, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, कार बैटरीज, इन सब में इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड का भी यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव के लिए, डाइस, प्लास्टिक में होता ही है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका यूज करते हैं रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम द स्टील ऑब्जेक्ट। तो स्टील ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है उसको हटाने के लिए। और जो बॉयलर्स होते हैं, तो बॉयलर्स के अंदर जो अंदर वाली साइड में जो स्केल डिपॉजिट हो जाती है उसको रिमूव करने के लिए भी किसका यूज करते हैं? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये यहां तक मैंने कंप्लीट किया एसिड वाला पार्ट। अब ये बेस वाले पार्ट के लिए अपन एक अलग लेक्चर बनाएंगे जिसमें बेस कवर करेंगे, और फिर एक लेक्चर बनाएंगे सॉल्ट के लिए। ये मैंने आपको कोई डिटेल में नहीं पढ़ाया, ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्विक रिवीजन दिया था उन बच्चों के लिए जिनने चैप्टर पढ़ रखा है और जल्दी जल्दी उनको एक बार रिवाइज करना था टॉपिक एसिड के बारे में। तो बस एक क्विक रिवीजन है। बाकी जब डिटेल्स में पढ़ाते हैं तो फिर उसमें आपको फॉर्मूले बनाना सिखाया जाता है, इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाते हैं, तो वो सारी बातें मैंने यहाँ पे नहीं की हैं। तो ये मेरा जो फोकस रहा इस लेक्चर को बनाने का, वो सिर्फ जो कोचिंग में जो अभी मेरा चैप्टर चल रहा है बच्चों को रिवाइज करवाना था, इस वजह से मैंने बनाया है, क्योंकि मैं वहाँ पर ऑलरेडी ये लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। तो अपनी कोचिंग वाले बच्चों के लिए रिवाइज करने के लिए ये लेक्चर है, क्योंकि कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं तो उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए। बच्चे एब्सेंट तो होते ही हैं, है ना, तो बस थोड़ी सी उनको हेल्प मिले और अच्छे मार्क्स आए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन। थैंक यू।